आज द ऑफिसर्स एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे है। इससे पहले हमारी जो है वो आर्ट एंड कल्चर की जो है वीडियो सीरीज चल रही है, वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो वीडियो सीरीज है वो स्टार्ट करें। मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जाम। ये दोनों में ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अराइवल ऑफ इस्लाम जो हुआ था उससे पहले की हिस्ट्री को हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, अराइवल ऑफ इस्लाम को हम मिडीवियल हिस्ट्री कहते हैं, और अभी जो जब यूरोपियंस इंडिया में आए उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है हिस्ट्री का, ये यूरोपियंस ने ही किया था। मिडीवियल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री क्यों कहते हैं वो मैं आपको मिडीवियल और एंशिएंट की क्लास में बताऊंगी। अभी हम फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे कि इसको मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये मॉडर्न आइडियोलॉजी के साथ इंडिया में आए थे। इसने मॉडर्न आइडियोलॉजी को इंडिया में लाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूरोपियंस केम इन इंडिया दे ब्रॉट देमसेल्फ ए वेरी मॉडर्न स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमिकल सिस्टम। If I am talking about the political system, then there was a monarchical system in India. अगर हम पॉलिटी की बात करें तो monarchical system था, लेकिन जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो वो अपने साथ कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट साथ लेकर आए जो यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किए। इस वजह से एक मॉडर्न आइडियोलॉजी जो है लोगों की वो हो गई। उसके बाद आता है सोसाइटी में। तो सोसाइटी में बहुत से एवल्स थे जिसको जो उन्होंने विद द लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर ओन लीडर्स और नेशनलिस्ट सोशो रिलीजियस लीडर्स कुछ सोसाइटी में चेंजेस लाएगी और एक डेमोक्रेटिक सेटअप सोसाइटी में भी एस्टैब्लिश किया गया। उसी के साथ साथ इकोनॉमी में अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा मोनार्क के पास और उनके ऑफिसर्स के पास होता था, लेकिन वन इंडिया वन इकोनॉमी का कंसेप्ट जो था वो एस्टैब्लिश किया यूरोपियंस ने इन इंडिया में। तो दैट मीन्स एक मॉडर्न आइडियोलॉजी जो थी वो एस्टैब्लिश हुई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉडर्न हिस्ट्री। अब आ गया कि मॉडर्न हिस्ट्री को हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि जब यूरोपियंस इंडिया में आने लगे वहां से हमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एवरी एंड ईच टॉपिक। हर टॉपिक को आपको एक स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इस पे हमने पढ़ना है सबसे पहले रीजंस कि क्यों वो यहाँ पे आए थे, एज ऑफ डिस्कवरीज एंड देन देयर अराइवल, देयर पॉलिटिकल सेटअप and then establishment of colonies and as well as their political setup in India। तो ये सब चीज़ें and their conflicts also, तो ये सब चीज़ें हमें डिवाइड करके पढ़नी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको लेके बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वन इज यूरोपियन एंड वन इज इंग्लिश। When I'm talking about the Europeans, that means I'm talking about Portuguese, Dutchies, Britishers and French। यूरोपियंस का मतलब है कि वो कंट्रीज जो यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं। और ये 4 कंट्रीज का नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यही 4 कंट्रीज ने इंडिया में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी। एंड देन द वर्ड इंग्लिश, जब हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो दैट मीन्स हम सिर्फ ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। तो यूरोपियंस और इंग्लिश का मतलब समझ आ गया, क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये समझ ही नहीं होता है कि यूरोपियन वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है और इंग्लिश वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है। इंग्लिश मीन्स ओनली ब्रिटिशर्स। नाउ कम द अनदर टॉपिक इज रीजंस, कि क्या रीजंस था कि जो यूरोपियंस को उठ के इंडिया में आना पड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो था दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कंपटीशन जो था वो बढ़ा दिया था। जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ये सारी जो कंट्रीज है इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, तो वो भी थी, उन सब में एक कंपटीशन बढ़ गया। तो कंपटीशन क्यों बढ़ा? कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ लेबर एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट, कि इन सबको रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी और सबसे इंपॉर्टेंट था मार्केट। मार्केट बेसिकली बेस्ड होती है पॉपुलेशन पे, कि जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जिस कंट्री की तो मार्केट वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इस वजह से ईस्टर्न कंट्रीज में इन्होंने चलना शुरू कर दिया। इंडिया, चाइना, यहाँ पे ये इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी और मार्केट बेस्ड इनको अच्छा मिल जाता। तो सबसे पहला आ गया रीज़न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आ गया इन्वेंशंस। इन्वेंशन बेसिकली रेनेसेंस के साथ स्टार्ट हुआ था। रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ,
कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको ख़त्म करके नया सिस्टम लाना, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सी रेवोल्यूशंस चल रही थी, बहुत लोग जो थे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा जो थे वो तंग थे, तो उसको चेंज करना चाहते थे। तो वो रेनेसेंस का वाइस वर्सा इफेक्ट था इन्वेंशंस, और इन्वेंशंस का वाइस वर्सा इफेक्ट है रेनेसेंस। ये मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगी कि कैसे रेनेसेंस से कैसे इन्वेंशंस आई और इन्वेंशन से कैसे रेनेसेंस आया। तो इन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो थी वो थी स्टीम बोट्स की। तो जब स्टीम बोट्स मिल गई यूरोपियंस को तो उनके लिए इजी हो गया मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दैट मीन्स कि इन्वेंशन दूसरा रीजन था। थर्ड आ गया ट्रेड। यूरोपियंस जो थे वो बेसिकली एग्रो बेस्ड ट्रेड के लिए वो लोग ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ आए, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो अगर हम इंडिया की स्पेशली बात करें तो एक एग्रीकल्चर बहुत फ्लोरिश्ड एग्रीकल्चर है इंडिया में, बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत फेवरेबल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। तो एग्रीकल्चर उनको इसलिए भी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उनको इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से आराम से मिल जाता। दूसरा स्पाइसेस। स्पाइसेस जो हैं वो तो यूरोपियंस स्पाइसेस का बेसिकली वो मोस्टली यूज करते थे प्रिजर्वेशन के लिए, तो इसलिए उनको स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये दो ट्रेड से, ट्रेड एक अनदर रीज़न था जिसकी वजह से वो ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ उन्होंने मूव किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकल डिस्कवरीज। जोग्राफिकल डिस्कवरीज को हमें एलेबोरेटिवली पढ़ना है, जोग्राफिकल डिस्कवरीज क्या है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया कि रीज़न क्या था, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कंपटीशन, एंड कंपटीशन किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड मार्केट, एंड देन इज इन्वेंशंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन वाज द स्टीम इंजन, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट रीजन वाज द ट्रेड, एंड ट्रेड बेसिकली एग्रो बेस्ड ट्रेड एंड स्पाइसेस। नाउ कम्स टू जोग्राफिकल डिस्कवरी। जोग्राफिकल डिस्कवरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ डिस्कवरी। हुआ ये, ऐसा नहीं था कि यूरोपियन कंट्रीज इंडियन कंट्रीज के साथ पहले या ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रही थी। ट्रेड जो था वो बहुत पुराना था, इनफैक्ट एंशिएंट टाइम से हम ट्रेड करते आ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज से। लेकिन ये सारा का सारा ट्रेड जो था वो लैंड के थ्रू किया जाता था, ठीक है। लैंड मतलब यूरोपियन लैंड, यूरोप से सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशिया टू इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लैंड में शॉर्ट कमिंग्स थी। शॉर्ट कमिंग क्या, कि मल्टीपल टैक्सेशन, कि जिस भी एरिया से उनको गुजरना पड़ता था वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। थेफ्ट, बहुत से केसेस ऐसे हो रहे थे जहाँ पे बीच में से चीज़ें चोरी हो जाती थी, क्योंकि वेल वर्स ना तो ट्रांसपोर्टेशन थी ना तो कम्युनिकेशन सेटअप था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट, कि जो लोकल ट्राइबल्स थे या फिर किंगडम्स थी उनके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, तो उसमें बहुत सा नुकसान हो जाता था। लेकिन यूरोपियंस इससे तो कॉप अप कर पा रहे थे। 1453 में क्या होता है कि 1453 में ओटोमन एम्पायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर ऑफ सेंट्रल एशिया, जो कि राइट फ्रॉम टर्की टू इजिप्ट तक पूरी ये जो एरिया था उसको ऑक्यूपाइड किया था ओटोमन एम्पायर ने। 1453 में ओटोमन एम्पायर ने वहाँ की एग्जिस्टिंग बेंजेंटाइन एम्पायर का एंड किया और कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि जिसको आज प्रेजेंटली इस्तांबुल बोलते हैं एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, उसको जब ऑक्यूपाइड किया तो ओटोमन एम्पायर ने जो कुछ लैंड रूट्स थे, 3 इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स जो थे उनको बंद कर दिया और वेस्टर्न कंट्रीज को बैन कर दिया कि उन लैंड रूट्स का वो यूज़ नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट 3 रूट्स बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि वो 3 इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स कौन से थे। तो वो थे कैस्पियन सी और ब्लैक सी से सीधे सेंट्रल एशिया, सीरिया से मेडिटेरेनियन सी, और रेड सी यानी इजिप्ट से फिर डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जाना। तो दैट मीन्स ये 3 इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स थे जिसके थ्रू ट्रेड होता था। जब ओटोमन एम्पायर ने इसको बंद कर दिया तो ब्रिटिशर्स के या यूरोपियंस के बाद कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा, तो वहीं से एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई। एज ऑफ डिस्कवरी में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में बहुत से रूलर्स थे जिन्होंने सी फेयरर्स को इजाज़त दी कि वो जाके कोई सी रूट या कोई भी रूट ढूंढे। तो सबसे पहले पोप निकोलस जो थे उन्होंने प्रिंस हेनरी वॉज ए नेविगेटर, जिनको ये काम सौंपा गया कि भाई आप जाके कोई सी रूट ढूंढो। उसके बाद 1487 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जो बार्थोलोम्यू डियास, ये भी एक सी फेयरर थे, नेविगेटर थे, ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए। अब यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि केप ऑफ गुड होप होता क्या है। ये सिर्फ यहां तक पहुंचे थे, इसको क्रॉस नहीं किया था। तो केप ऑफ गुड होप बेसिकली सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका को बोलते हैं।
अब यूरोपियन सेंट्रल एशिया में आते थे और सेंट्रल एशिया से बाकी ईस्टर्न कंट्रीज इंडिया में आते थे, चाइना में आते थे, साउथ ईस्टर्न एशिया में जाते थे सीधे लैंड रूट के थ्रू। लेकिन अब क्योंकि लैंड रूट बंद है तो वो पहले यूरोपियंस अफ्रीका में आते थे और फिर अफ्रीका के समुंदर को क्रॉस करके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाते थे। तो बेसिकली साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका जो है वो अटलांटिक ओशन में है, वहाँ पे इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, लेकिन पहले इसको केप ऑफ स्टॉर्म बोलते थे या किसी किसी बुक्स में इट्स केप ऑफ बैड होप भी बोलते थे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि जब ये यहाँ पहुँचते थे तो यहाँ पे एक सारी बोट सिंक हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे भंवर सा बनता है और जितनी बोट्स होती थी वो सिंक हो जाती थी, इसीलिए इसको केप ऑफ स्टॉर्म बोलते थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि एक स्पेनिश नेविगेटर थे, वो भी इंडिया का रूट जो है वो फाइंड करने के लिए जब निकले तो रास्ते में केप ऑफ ये जो साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे आके उनकी जो बोट थी वो घूम गई और घूम के वो पहुँच गए अमेरिका। तो इस तरह से इंडिया की वजह से वहाँ पे क्या मिल गया, अमेरिका मिल गया। तो बड़ी खुशी की बात है कि इंडियंस की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, तो अमेरिका भी इंडिया वाला समझ लो इंडिया की वजह से ही मिला है। नेक्स्ट आ गया 1498, जब फर्स्ट टाइम वास्को डिगामा जो कि एक पोर्टुगल थे, मतलब पोर्टुगीज थे, ये बेसिकली पोर्टुगल से बिलोंग करते थे, एक लिस्बन जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। तो उस शिप में जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने ये जो साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका था इसको क्रॉस कर लिया, तभी से इसको केप ऑफ गुड होप बोलते, ठीक है, जिसको हम पहले केप ऑफ स्टॉर्म बोलते थे। और इन्होंने एक गुजराती पायलट और मर्चेंट भी थे जो अब्दुल माजिद की हेल्प से ये इंडिया पहुंचे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि वास्को डिगामा किसकी हेल्प से इंडिया पहुंचे, आंसर इज अब्दुल माजिद। और जिस दिन ये इंडिया पहुंचे उस दिन को 20th में, वो दिन जो था वो था 20th में 1498 एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड दिस डे इज कॉल्ड एज रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज इन यूरोप, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से वास्को डिगामा इंडिया में आए। कल अब हम स्टार्ट करेंगे कि पोर्टुगीज का इंडिया की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स। Thank you so much.